से करंट की पैमाइश, करंट ये अपन ने बात की थी कि जो वोल्ट मीटर है वो हम सीरीज पैरेलल लगाते हैं सर्किट के, करंट जो है ना सीरीज में लगता है। अब ये देखें बैटरी से ये वोल्टेज यहाँ से जो है ना करंट गुजरेगा और इधर आएगा और इधर आएगा। तो मैंने क्या किया, जो फ्यूज जहाँ पे लगा होता है, फ्यूज सीरीज में लगा होता है, तो फ्यूज को निकाल लिया है और एक लीड को यहाँ पे रखा है और इसकी जो सिलेक्शन है ब्लैक कॉमन पे है और जो रेड है वो 10 एम के ऊपर आई हुई है। ठीक है जी, ये जरूरी है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 एम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैंने वोल्टेज में हमने कॉम और वोल्ट ओम वाले पे रखा था, इसके ऊपर एम्पेयर के लिए हमने रेड लीड को उठा के 10 एम वाले उस पे रखा है जहाँ पे 10 एम रखा हुआ है। और जहाँ पे हमें नहीं अंदाजा कि जी यहाँ पे कितने एम्पेयर मिलेंगे, तो या सर्किट फॉल्ट वाला है तो हमेशा 10 एम पे रखें, उसमें मिली एम पे जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या, चूंकि ये सीरीज में होता है तो यहाँ पे वो वाला रेजिस्टेंस वाला खेल नहीं होता कि ये आपस में ओपन है कि जी 10 ओम मेगा ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो करंट जो है ना बैटरी से यूं फ्लो करेगा, इधर आएगा, ये बीच में खुला है, ये जो फ्यूज उतरा हुआ है तो इसमें आपस में कनेक्शन नहीं है। आपस में कनेक्शन कैसे हुआ है, वो ऐसे हुआ है कि एक लंबी तार आपने लगा दी है जो इधर से होते हुए मीटर में से करंट होते हुए फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका पाथ करंट का क्या बनेगा, जब आप इस तरह से सीरीज में लगाएंगे, यहाँ से बैटरी से करंट निकलेगा, इधर से रेड लीड से होता हुआ इस जैक से होता हुआ अंदर से इस ब्लैक साइड पे आएगा और इधर से होता हुआ फिर सर्किट में जाएगा। तो इसीलिए 10 एम्पेयर से अगर ये ज्यादा होगा तो ये लीड जो है ना 10 एम्पेयर से ज्यादा सह नहीं सकती, तो ये जल जाएगी या मल्टीमीटर जल जाएगा। तो इसलिए वो कहता है। और जो अच्छे मल्टीमीटर होते हैं, मैंने पहले बताया था जब हमने मल्टीमीटर के तारुफ में बात किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 एम्पेयर का ये ना मैक्सिमम 10 एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है इसके अंदर, कि अगर करंट खुदा ना खासा किसी वजह से ज्यादा गुजर रहा है कि आगे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है और करंट जो है ना ज्यादा गुजरना शुरू हुआ, तो ये जो है ना इसके अंदर वाला फिर फ्यूज जल जाएगा और वो क्या कहते हैं आपका मल्टीमीटर बच जाएगा। लेकिन जिनमें फ्यूज नहीं होता, जो चीप होते हैं, वो फिर मल्टीमीटर ही जल जाता है। ये तारें भी जल सकती हैं, गर्म हो सकती हैं। तो इसमें हम करते ही हैं कि जनरली जो बेहतरीन जगह होती है, क्योंकि सीरीज में लगाना होता है, तो फ्यूज को उतार लें, तो आप एक कनेक्शन इधर टर्मिनल पे पॉइंट पे रखें, किधर रखें, तो आपका मल्टीमीटर उस सर्किट के फ्यूज उसमें आ गया, सीरीज में आ गया। अदरवाइज आपने मैयर करनी तो आपको ये वायर काटनी पड़ेगी, और काट के एक सिरे के ऊपर रेड रखेंगे, दूसरे सिरे के ऊपर ब्लैक लीड रखेंगे। तो वो कहता है जी इसलिए बेहतर है कि फ्यूज जो है ना आप करें, तो करंट फिर यहाँ इस पूरे सर्किट में जो इधर से भी गुजरेगा, ये पैरेलल है, ये स्विच और ये कॉइल पैरेलल है आपस में इसी इसी सर्किट में। तो यहाँ पे पैरेलल है, तो इन पैरेलल सर्किट में आपको पता है कि ओवरऑल करंट ज्यादा गुजरता है, तो जो करंट भी गुजरेगा वो यहाँ पे मैयर हो जाएगा। ये एक हॉर्न सर्किट दिया हुआ है जिसमें हॉर्न के स्विच के ऊपर पावर अवेलेबल है, कॉइल के ऊपर अवेलेबल है। जब आप हॉर्न अपना स्टीयरिंग पे प्रेस करते हैं तो बेसिकली आप ग्राउंड थ्रू करते हैं जो कि कॉइल की तरफ जाता है। कॉइल को जैसे ही ग्राउंड मिलता है, पावर अवेलेबल होती है हर वक्त, तो कॉइल बनती है और ये स्विच बन जाता है। स्विच बनता है तो यहाँ पे पावर इन दोनों पैरेलल हार्ट को मिल जाता है। हम नॉर्मली सर्किट डायग्नोसिस में करंट की पैमाइश नहीं करते, पर बैटरी में पैरासाइटिक ड्रा यानी बैटरी ड्रेन के केस में करंट की पैमाइश बहुत मददगार साबित होती है। ये आप वही वाला केस है कि यहाँ पे अगर फ्यूज वाला मुझे एक्सेस नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने ये तार काटी, एक सिरे के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे सिरे के ऊपर नेगेटिव, और मुझे यहाँ पे जो जो करंट ये बल्ब डरा कर आ रहा है इस सर्किट में से, वो मुझे करंट मिल रहा है 650 मिली एम्पेयर, यानी कि 0.65 एम्पेयर। फिर अगर 10 एम से ज्यादा करंट वाले हैं, जैसे स्टार्टर मोटर वाला होता है, उसको कभी हमें जरूरत पड़े, तो फिर ये मल्टीमीटर इस्तेमाल इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। तो उसके लिए फिर क्या जरूरत होती है, ये क्लैम्प मीटर इसको हम कहते हैं, एम्प क्लैम्प, अम्पेयर मीटर या अम्पेयर मीटर क्लैम्प या एम्प क्लैम्प एएमपी या क्लैम्प मीटर इसको कहते हैं। तो अक्सर जो क्लैम्प मीटर होते हैं उनकी यहाँ पे जो है ना इसी तरह से डिस्प्ले होता है और उसके ऊपर जो है ना वो करंट शो करता है। होता ही है ये बेसिकली जो क्लैम्प मीटर होता है ना, इसके अंदर एक इंडक्टिव कॉइल होती है, इंडक्टिव पिकअप जिसको कहते हैं, तो या हॉल टाइप सेंसर भी होते हैं। तो होता ही है कि जो जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा होता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो वो इस सेंसर के अंदर या कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करती है इस क्लैम्प मीटर के, तो उससे वोल्टेज जो है ना पैदा हो जाता है इस क्लैम्प मीटर के अंदर।
तो वो जो वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जितना इसमें से करंट गुजर रहा है। जितना करंट ज्यादा गुजरेगा उतनी वोल्टेज ये ज्यादा जो इंड्यूस करेगा इंडक्टिव वोल्टेज, तो वो मिली वोल्ट में शो करेगा। फिर उसको फिर कन्वर्ट कर लिया जाता है एम्पेयर के नीचे। जो क्लैंप वो होते हैं ना जिनके ऊपर डिस्प्ले लगा होता है, वो उसके अंदर सर्किटरी लगी होती है जो कि उस वोल्ट में मिली वोल्ट्स को जो है ना चेंज करके वो स्केल के मुताबिक बताता है कि अगर 1 मिली वोल्ट है तो उसका मतलब है 1 एम्पेयर, तो वो 1 एम्पेयर शो करेगा। अगर 1 मिली वोल्ट इसका उसको जा रहा होगा तो हमें सिर्फ एम्पेयर में नजर आता है। इस तरह के क्लैम में फिर हमें मिली वोल्ट से खुद कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। और इस तरीके से जिस तरह से हम स्टार्टर का मैंने एक दफा बात की थी कि आप वेव फॉर्म बकायदा निकालते हैं कि जी वो एम्पेयर जो मिली वोल्ट हैं कैसे चेंज हो रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप रिलेटिव कंप्रेशन करते हैं। वो किसी जब आगे कहीं बात आएगी तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब है जी मल्टीमीटर से करंट की पैमाइश की मश्क। सर्किट को लेके मल्टीमीटर से करंट की पैमाइश की एक मश्क करते हैं और सर्किट हम लेते हैं ब्लोअर मोटर का, कि जो एसी के लिए अंदर कैबिन के अंदर ब्लोअर मोटर लगी होती है, उसमें हमें पता है कि उसमें एक जनरली जो मैनुअल एसीज होते हैं उनके अंदर एक नॉब दी जाती है गाड़ी के अंदर, जिसको आप रोटेट करते हैं, या स्लाइडर दिया जाता है, स्लाइडर को आप आगे पीछे करते हैं। तो ब्लोअर मोटर की जो एयर कंडीशनिंग के साथ आप इस्तेमाल करते हैं जनरली, तो उसकी हवा की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक पूरा सर्किट दिया गया है और सबसे पहले हम इस सर्किट से एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि हम जब आगे बात करें करंट की पैमाइश की मश्क करें तो हमें क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि सर्किट कैसे काम करता है। ब्लोअर मोटर में सबसे पहले एक फ्यूज़ के थ्रू पावर, जब भी हम सर्किट को अंडरस्टैंड करने जाते हैं तो हम फ्यूज़ जो पावर है उसको ऊपर, जनरली हर जो डायग्राम्स हैं उनकी कन्वेंशन इस तरह से होती है कि ऊपर की तरफ पावर होती है और नीचे की तरफ आप राइट साइड पे नीचे देखें तो ग्राउंड होता है। तो पावर से हम स्टार्ट लेते हैं, इसी तरह से ग्राउंड से ट्रेस करते हैं और फिर दरमियान के सेगमेंट को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ से यहाँ पे पावर आ रही है और यहाँ पे एक ब्लोअर मोटर की रिले लगी हुई है। और रिले में जैसे हम इसको डिटेल में आज कोशिश करेंगे, जो रिले का सेगमेंट है उसको भी आज कवर करें, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो रिले में दो चीज़ें होती हैं जनरली, एक कॉइल होती है जो कि जिसमें से जब करंट गुजरता है तो वो एक मैग्नेट बनाती है और स्विच को अपनी तरफ खींचती है। जब वो करंट बंद कर दिया जाता है, वोल्टेज सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो फिर ये स्विच जो है ना स्प्रिंग की वजह से ये वापस अपनी जगह पे चला जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है। तो पावर यहाँ पे स्टैंड बाय है और एक और पावर सोर्स की मदद से यहाँ से रिले के ऊपर जो है ना पावर स्टैंड बाय होती है। और अगर हम ग्राउंड की चले आएँ तो यहाँ पे ग्राउंड है जो मुख्तलिफ जगहों पे भी जा रहा है और उसके साथ इधर ब्लोअर सिस्टम का जो स्लाइडर स्विच है गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड पे लगा होता है वो भी वहाँ पे भी ये ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है ये ग्राउंड। और इसी स्विच की मदद से ये ग्राउंड अगर आप देखें तो यहाँ से होता हुआ ये ग्राउंड ब्लोअर मोटर की रिले के ऊपर पहुँचता है। तो ये चूँकि स्विच ऑफ होता है तो ये ग्राउंड यहाँ से थ्रू नहीं होगा, तो ये इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पावर, यहाँ पे भी इस सोर्स से पावर स्टैंड बाय है और इस फ्यूज़ की मदद से यहाँ पे पावर स्टैंड बाय है। तो जब भी ये रिले बनेगी तो ये पावर इधर से होती हुई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जंक्शन लगा हुआ है, ब्लोअर सिस्टम की रेजिस्टेंसेज इसके अंदर लगी हुई हैं, एक तकरीबन 3 से 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई हैं और ये फिर इधर से ग्राउंड के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है। यानी कि जब भी ये स्विच बनेगा तो यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल होगा और इमीडिएटली बेसिस के ऊपर आपकी जो ब्लोअर मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे ब्लोअर मोटर मौजूद है। तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये ग्राउंड जो परमानेंटली इस जगह के ऊपर स्लाइडर के ऊपर अवेलेबल है वो यहाँ से थ्रू होता हुआ लोएस्ट स्पीड के ऊपर आता है और यहाँ से थ्रू होता हुआ इस रिले को बनाता है। और ये जब रिले बनती है तो उसी टाइम पे जो एक ग्राउंड, यही वाला ग्राउंड ना सिर्फ इधर अवेलेबल है बल्कि इस जगह के ऊपर भी अवेलेबल हो जाता है इस स्लाइडर स्विच की सिलेक्शन की वजह से। सॉरी माजरत खाऊं मैं, ये इधर नहीं, यहाँ से जब आपने स्विच को ऑन किया है तो ये जो ग्राउंड है ये इधर से होता हुआ इस रिले को पावर देगा, स्विच बनेगा। स्विच जब बनेगा तो यहाँ पे आप देखें कि ग्राउंड परमानेंटली अवेलेबल है। इस ग्राउंड का, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो ग्राउंड का ताल्लुक है वो स्लाइडर के साथ नहीं है जब आप इसको लो के ऊपर ऑन करेंगे।
तो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो पहले सिलेक्शन आपकी लो की होती है, तो पावर यहाँ से होती हुई इस पूरी रेजिस्टेंस से गुजरेगी और यहाँ पे फिर ग्राउंड में डंप हो जाएगी और यहाँ पे आपकी मोटर चलना शुरू कर देगी। और इस मोटर से करंट इतना ही गुजरेगा जितना कि यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चूँकि आप इस्तेमाल हो रही है कि करंट इस पूरी रेजिस्टेंस से गुजर के जा रहा है, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं ये अभी डिस्कनेक्टेड हैं। यहाँ पे किसी किस्म का ग्राउंड ना इस लाइन के ऊपर मिल रहा है इसको, ना इस लाइन पे मिल रहा है, ना इस लाइन पे मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ परमानेंट जो ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल है वो हर वक्त अवेलेबल रहेगा। और चूंकि यहाँ से कुछ नहीं उसको रास्ता मिल रहा, तो फिर वो रास्ता करंट ढूंढते हुए यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल है वहाँ से वो करंट पास होगा और ग्राउंड में डंप हो जाएगा। तो ये मोटर इस तरह से चलेगी। फिर जब हम सिलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो ये ग्राउंड ना सिर्फ इसने इसको परमानेंटली ऑन किया हुआ है, इस रिले को ऑन किया हुआ है कि जैसे आप स्लाइडर देखेंगे तो स्लाइडर आप देखेंगे ये स्लाइड वाली लाइन है, इस स्लाइडर को जब आप आगे ले जाते हैं इस वर्टिकल पॉइंट को, तो ये यहाँ पे ये स्लाइड ये हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रहेगी इस ग्राउंड के साथ। जब ये कनेक्टेड रहेगी तो ये ग्राउंड हर वक्त जब भी स्विच ऑन होगा किसी भी पोजीशन पे होगा स्लाइडर ऑफ के अलावा, तो ये वाला जो रिले का ग्राउंड है ये हर वक्त बना रहेगा। तो जब नेक्स्ट पे जाएगा और ग्राउंड यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा, इन दोनों पे नहीं है, यहाँ पे भी है, ये तो परमानेंट रहेगा। जब इसकी सिलेक्शन लो पे आएगी, लो से आगे किसी और पोजीशन पे जाएगी, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा ग्राउंड तो यहाँ पे भी ग्राउंड पहले से अवेलेबल है परमानेंट, और स्विच की वजह से यहाँ पे भी ग्राउंड अवेलेबल हो गया है। तो सीरीज सर्किट के अंदर जब करंट पास करता है तो करंट जो है ना सीरीज में शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते से गुजरता है। तो ये रास्ता भी उसको अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। जब ये अवेलेबल है तो ये करंट जो है ना यहाँ से पास होगा सारे का सारा, और जब करंट यहाँ से रास्ता बनेगा इधर से कुछ नहीं पास होगा। जब यहाँ से पास होगा करंट और इस ग्राउंड में जाके इस तरह से डंप होगा, तो अब ये देखेंगे पहले 3 रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही थी, अब करंट के रास्ते में 2 रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस कम हुई है। फिर जब आप इसको फर्दर मूव करेंगे तो ग्राउंड फिर इसकी बजाय इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे यहाँ पे अवेलेबल ग्राउंड हो जाएगा। अब इस सूरत में जब स्लाइडर आगे मजीद आगे हो गया है तो ग्राउंड यहाँ पे भी अवेलेबल है और ये परमानेंट ग्राउंड तो हर वक्त अवेलेबल है। अगेन चूंकि ये सीरीज सर्किट है यहाँ से सीधा, तो उसमें होगा ये कि करंट यहाँ से ग्राउंड की तरफ डंप हो जाएगा इस रास्ते से। और फिर इसी तरह से आप फर्दर इसको हाईएस्ट स्पीड पे जब इसको मजीद उस पे लेके जाएंगे हाईएस्ट स्पीड के ऊपर, तो ये जो स्लाइडर है ये ग्राउंड को, इस वाले ग्राउंड को यहाँ से रास्ता बनाते हुए यहाँ पे अवेलेबल करेगा। और अगेन यहाँ पे परमानेंट ग्राउंड अवेलेबल है, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और करंट सारे का सारा यहाँ से बगैर किसी रेजिस्टेंस के, जो वायर की रेजिस्टेंस है या मोटर की है बस वही होगी, और यहाँ से होता हुआ ग्राउंड इस ग्राउंड के अंदर डंप होगा। तो इस तरह से होता यह है कि इस स्लाइडर के मूवमेंट से आप बेसिकली कर ये रहे होते हैं कि आप जो ब्लोअर मोटर का जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस या बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। और फिर तो रेजिस्टेंस कम जब होती है तो उसमें से करंट जो ना बढ़ जाता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती है, यहाँ पे यही चीज़ हमने यहाँ पे भी डिस्कस की है अगली स्लाइड के ऊपर, कि रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होता है। जब रेजिस्टेंस ये सारी अवेलेबल होंगी तो करंट कम से कम गुजरेगा और मोटर की स्पीड स्लोएस्ट होगी। फिर जब ये रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी तो करंट थोड़ा बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट थोड़ा बढ़ जाता है, तो करंट जब बढ़ेगा तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर रेजिस्टेंस मजीद कम होगी तो करंट मजीद बढ़ जाएगा और स्पीड मजीद बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। और इसमें याद रखने की बात यह है कि रेजिस्टेंस चाहे लोड, यानी कि ये जो मोटर नज़र आ रही है एम जहाँ पे लिखा हुआ है, इस लोड ये जो एम है, इस एम के ऊपर जब इससे रेजिस्टेंस भले यहाँ पे बढ़ती या कम होती है, या इस मोटर के इस टर्मिनल पे बढ़ती या कम होती है, या इस फ्यूज जहाँ से पावर सप्लाई आ रही है वहाँ से लेके किसी जगह पे भी रेजिस्टेंस कम होगी या ज़्यादा होगी, पूरे सर्किट का करंट को वो उसमें इफेक्ट आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे बढ़ जाती है, अगर यहाँ पे बढ़ जाती है तो कम होगा। भले आप इसको हाईएस्ट स्पीड पे करते जाएंगे और यहाँ से सारी रेजिस्टेंस को बाईपास कर देंगे इस स्लाइडर की मदद से कि करंट यहाँ से गुजर जाए और कोई रेजिस्टेंस इफेक्ट में ना आए, लेकिन अगर इस वायर की वजह से या यहाँ पे टर्मिनल की वजह से इस सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो करंट जो फ्लो होगा मोटर से लेके यहाँ तक वो कम ही होगा और उसकी स्पीड खराब रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम काफ़ी पहले भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है। इसको हमने शुरू के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये जहन में रखिए कि रेजिस्टेंस चाहे लोड यानी कि मोटर से पहले बढ़े या कम हो या उससे बाद में बढ़े या कम हो, दोनों सूरतों में आपके सर्किट के करंट में इफेक्ट आएगा।
अब यहीं पे एक मश्क ये है कि सर्किट करंट मालूम करने के ओम लॉ का हमने इस्तेमाल करना है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज, यहाँ पे जो पावर सप्लाई इस स्विच से गुजरनी है वो 12.6 वोल्ट है और मोटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है और ब्लोअर स्पीड सिलेक्शन स्विच की सिलेक्टेड पोजीशन जो इसकी रेजिस्टेंस है वो मिसाल के तौर पे यहाँ पे और इसकी जो है ना 2 ओम है, तो 1 ओम इसकी है, 2 ओम इसकी है। वायर की रेजिस्टेंस को हम अभी 0 मानते हैं, इस स्विच की रेजिस्टेंस को भी 0 मानते हैं, फ्यूज़ की रेजिस्टेंस को भी हम जनरली 0 मानते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको 0 मानते हैं। तो अब क्या होगा कि ये सीरीज सर्किट है, हमें याद रखना चाहिए। और सीरीज सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस, एक मोटर की रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को हम जब ये सीरीज में है, ये के करंट ने इधर एक ही रास्ते से गुजरना है, तो इनको हम ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को। सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जमा की जाती हैं। तो जमा कैसे होंगी कि 1 ओम की रेजिस्टेंस इसकी है, 2 ओम की है, तो टोटल 3 हो जाएगी। अब वो कहता है कि जी सर्किट में से, इस पूरे सर्किट में से करंट कितना गुजरेगा, तो उसका हमें पता है कि हमने पहले भी ये बात की हुई है कि हम डायग्नोसिस के पर्सपेक्टिव में, या अगर हम उसको याद करना चाहते हैं, तो वोल्टेज हमें पता है कि वोल्टेज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के। और जब हमने करंट मालूम करना है तो करंट बराबर होता है वोल्टेज तकसीम रेजिस्टेंस, V/R जिसको हम कहते हैं कि बैटरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है, 12.6 पे जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.2 वोल्टेज आने चाहिए। तो 4.2 एम्पियर करंट इस ब्लोअर मोटर में से, इस सर्किट, पूरे सर्किट में से जहाँ पे भी हम चेक करना चाहेंगे करंट को, और तो हमें वहाँ पे 4.2 एम्पियर मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इस जगह के ऊपर, अगर यहाँ से करंट ने गुजरना है, इधर से गुजरना है, तो मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूँ, इस पूरे की मिसाल के तौर पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से करंट गुजर रहा है इस ग्राउंड से, तो यहाँ पे भी चेक करूँगा तो मुझे 4.2 एम्पियर मिलेगा। इधर चेक करूँगा तो 4.2 एम्पियर मिलेगा। यहाँ पे चेक करूँगा मोटर से पहले बाद में, जहाँ पे भी मैं चेक करूँगा करंट को, तो करंट मुझे 4.2 एम्पियर ही मिलना चाहिए। तो अब वो ये कह रहा है कि ये इस सर्किट में जो 2 सुर्ख रंग के पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट और इन पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें करंट को, या इस पॉइंट पे चेक करें, या ये जो तीसरा पॉइंट ये है इधर चेक करें, तो इधर करंट क्या मिलेगा, जो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया है कि इसको 4.2 एम्पियर मिलना चाहिए। इधर चेक करेंगे 4.2, इधर चेक करें तो भी 4.2, इधर चेक करें तो भी 4.2। तो करंट के लिए हमें पता है कि मल्टीमीटर को हम ब्लैक लीड को हमेशा कॉम पे रखते हैं, और करंट के लिए हम 10 एम्पियर का जो सिलेक्शन है, जैक है मल्टीमीटर के ऊपर, उस पे रखते हैं, ना कि वोल्ट और रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं रखते हम। तो इनको हमने रखते हैं। और जो सर्किट है सीरीज़ में, हमने मल्टीमीटर को सीरीज़ में लाना होता है। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि करंट जब पास होगा तो इस मल्टीमीटर में से होता हुआ फिर इस सर्किट में आएगा। तो ये बेसिकली एक तरह से ये सीरीज़ सर्किट है कि करंट एक ही रास्ते से गुजर रहा है। ठीक है जी। तो करंट हमें पता है कि ये टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम की है, मोटर की 1 ओम की है, और करंट ने इस रास्ते से गुजरना है। तो जब हम इस वायर को हम काट के मल्टीमीटर को इस तरह से लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली मल्टीमीटर को हमने सीरीज में लगा दिया है। तो आप ये देखेंगे तो आपको 4.2 एम्पियर मिलेगा। इसी तरह से जब हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो अगेन करंट यहाँ से ऊपर फ्यूज़ में से गुजरता हुआ, रिले में से गुजरता हुआ, और ये मल्टीमीटर से गुजरता हुआ फिर इस जगह पे पहुंचा है, तो यहाँ पे भी 4.2 एम्पियर मिलना चाहिए। इसी तरह से जब हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि ये 2 ओम की टोटल 3 रेजिस्टेंस 2 ओम की हैं, तो करंट यहीं इसी रास्ते से गुजर रहा है। जब इस रास्ते से गुजर रहा है तो यहाँ हमें 4.2 एम्पियर मिलना चाहिए। ठीक है जी। और इसको यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा गलत शो किया है जी, बिल्कुल ठीक शो किया कि स्विच लो के ऊपर है, ऑन है, और लो के ऊपर है। जब लो के ऊपर है तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि लो की सूरत में आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड को, एक तो यहाँ पे परमानेंट उसने दिया हुआ है और यहाँ पे उसने इस रिले को दिया हुआ है। तो यानी कि ब्लोअर मोटर ऑन है और सारी रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूडेड है। जब इंक्लूडेड है तो करंट इस रास्ते से गुजरेगा।